हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज लेंथ वायर। क्लियर है? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम इसको और उसके एप्लीकेशन देखेंगे। मान लो एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, लैम्डा क्या होगा उसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। डी क्या था, सब चीज़ मैंने क्लियरली बोली थी। डी क्या था, वायर से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा वन थीटा टू क्या थे, एंगल सस्पेंडेड बाय द एंड ऑफ द वायर एट द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कुछ मैथमेटिक्स से हमने दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाले थे। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर एंड द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर। ये क्या आया, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ये क्या आया था, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर एकदम। अब दो स्पेशल केस करे थे फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब थीटा वन थीटा टू क्या है, 90 डिग्री, मतलब दिस इज ऑल्सो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का क्या मतलब है, द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी क्लोज टू द वायर। क्लियर? सो दैट थीटा वन थीटा टू कितने हो जाएंगे, नियरली 90 डिग्री। उस केस में ई पैरेलल क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जितना कंपोनेंट इसका होगा उतना ही कंपोनेंट नीचे ऊपर इसका होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उस पर भी हम बात करेंगे। फॉर सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब कि जो पॉइंट है वो बहुत पास तो है लेकिन किसी भी एक एंड पर है, तो एक एंगल कितना हो गया, 0, और एक एंगल कितना हो गया, 90। अब जरा हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। इनफाइनाइट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं क्वेश्चंस ना डिस्कस करके अप्रोच डिस्कस करता हूँ। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए जरा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो आप क्वेश्चनिंग करोगे, सर ये ई पैरेलल आपने कैसे देखा। ये ई पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, मैथमेटिक्स की भी बात नहीं करूँगा मैं कि थीटा वन थीटा टू बड़ा है छोटा है प्लस माइनस की बात करो, ऐसा कोई बात नहीं होगी। थोड़ी कॉमन सेंस की हम बात करेंगे। मान लो एक वायर है, क्लियर है एकदम, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ निकालनी है। चलो ये डिस्टेंस मान लो मैंने मेज़र कर ली, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, बिना मैथमेटिक्स के मैं दिमाग लगाऊंगा। ये एंगल हो गया थीटा वन, ये एंगल हो गया थीटा टू, और साफ साफ आप देख पा रहे हो थीटा टू इज़ ग्रेटर देन थीटा वन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, थोड़ा मैं दिमाग लगाऊं, इस लाइन के, इस परपेंडिकुलर लाइन के जो ऊपर वाला वायर है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डाउन होगा। क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लूँगा, उसकी फील्ड ऐसे होगी और उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, मतलब अपर पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पर क्या होगा, डाउन, और लोअर पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, अप। लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे हो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जो नेट होगा ओवरऑल वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है एकदम क्लियर। अब वहीं अगर मान लो वायर ये है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है। चलो भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ले लिया, ये एंगल हो गया थीटा वन, ये एंगल हो गया थीटा टू। क्लियर? आप साफ साफ देख पा रहे हो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। अब यहाँ पर इसकी वजह से, ऊपर वाली वायर की वजह से, ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा और उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा और इसकी वजह से कंपोनेंट अपवर्ड होगा। लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे हो अपवर्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और डाउनवर्ड का कम होगा, मतलब ओवरऑल यहाँ पर ई पैरेलल क्या होगा, अप साइड। क्लियर है? वहीं अगर एग्जैक्टली मिड में है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम, थीटा वन थीटा टू क्या है, सेम,
तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होगी और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होगी और दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्लियर रहेगा। तो ये सारे कंसेप्ट, ये लॉजिक आपको ध्यान रखने, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर का केस हमने देखा था कुछ इस तरह से, पॉइंट यहाँ पे है, तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर इसकी वजह से ही सिर्फ कंपोनेंट होगा, इसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं। तो सिचुएशन कैसे बनी, ई पैरेलल ऐसे और ई परपेंडिकुलर ऐसे। मान लो मुझे यहाँ निकालनी होती तो ई परपेंडिकुलर ऐसे और ई पैरेलल ऐसे। ई परपेंडिकुलर में कोई चक्कर नहीं, वो तो सब कुछ पता कैसे ही होगा। सारा खेल है ई पैरेलल का, क्योंकि पैरेलल की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, अप साइड और डाउन साइड। और ये कैसे देखोगे आप, कॉमन सेंस से, कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करनी, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ध्यान नहीं रखना है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 दिस एंड दैट सो एंड सो, कुछ नहीं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कॉमन सेंस। क्लियर है। तो इन कंसेप्ट को एक बार थोड़ा नोट करिए, इन कंसेप्ट। चलिए, वायर का केस तो हमने देख लिया, सारे केसेस हमने देख लिए। अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, सभी प्रॉब्लम्स को आप इजीली टैकल कर सकते हो। क्लियर। अब आगे हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, जरा हम समझेंगे। चलिए, बहुत ही ईजी एक्सप्रेशन, बहुत ही ईजी है। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, रिंग समझते हो, कड़ा, ऐसा समझिए कड़ा है। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और उस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, O is the center and R is the radius। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, एक लाइन जो कि सेंटर से पास कर रही है। एक्सिस क्या होती है, एक लाइन जो कि सेंटर से पास कर रही है। मतलब कि मान के चलिए ये एक मेरे पास रिंग है, दिस इज द सेंटर, सो दिस इज द एक्सिस। एक लाइन जो कि सेंटर से पास कर रही है और रिंग के क्या है, रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब किसी भी एक पॉइंट, मान लो ये रहा पॉइंट, जो कि सेंटर से एक फिक्स लेंथ की दूरी पर है, लेट से एक्स। एक्स क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है एकदम। चलो, तो एक्स भी फिक्स हो गया, आर भी फिक्स हो गया यहाँ पर, और Q इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, आपको तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये जो चार्ज रिंग है उसको मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ सकता हूँ। क्लियर एकदम। तो मान लो मैंने यहाँ पर टॉप पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिस पर चार्ज क्या है, लेट से dq। क्लियर एकदम। इस पॉइंट से इस स्मॉल एलिमेंट की जो दूरी होगी वो ये होगी, और वो क्या होगी, √r² प्लस x²। और लेट से वो एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्लियर एकदम। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, रेडियली आउटवर्ड dE, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई थी, KQ/r²। तो K की जगह K, चार्ज कितना है dQ, और ये डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x², मतलब √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, दैट मीन्स K dQ/r² प्लस x²। क्लियर एकदम। अब वही चीज़ है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व करने से ही इजीली सॉल्व होता है। तो ये dE हो गया, ये थीटा हो गया, तो बेस कंपोनेंट क्या होगा भाई, dE
कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा डी ई साइन थीटा। क्लियर है? अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, इस चार्ज रिंग पर जो मैंने एलिमेंट लिया है, एग्जैक्टली इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर भी एक एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा। एग्जैक्टली इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर एक एलिमेंट होगा। अगेन वो भी एलिमेंट ले लेते हैं, सेम चार्ज डी क्यू, इसको हमने ज्वाइन किया, बायस सिमेट्री, ये एंगल भी कितना होगा थीटा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रेडियली आउटवर्ड डी ई, मैग्नीट्यूड सेम, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अगेन इसके दो कंपोनेंट होंगे डी ई कॉस थीटा और ये क्या होगा डी ई साइन थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, द कॉस, द बेस कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कंसेप्ट क्या कहता है, सिस्टम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये चार्ज रिंग है, ये एक्सिस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऊपर, ये कैंसिल आउट हो गए। कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो ये दो एलिमेंट लेता हूँ या फिर ये दो एलिमेंट ले लेता हूँ, क्लियर है एकदम। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, अगेन ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब कि सिस्टम कुछ इस तरह से बन गया है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है अलोंग द एक्सिस विच इज़ द कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट इज लाइक दिस, बट ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से। क्लियर एकदम। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, जो डी ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी वजह से होगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से, मतलब डी ई कॉस थीटा। क्लियर है। कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू क्या होगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स के एक्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर एकदम। तो बेसिकली डी ई नेट क्या आ गया आपके पास, के एक्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कंप्लीट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये टर्म मैंने बाहर निकाली क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये टोटल चार्ज विच इज़ कैपिटल क्यू। क्लियर है। तो ई नेट कितना आ गया हमारे पास, ई नेट कितना आ गया हमारे पास, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। और डायरेक्शन हमें पता ही है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, अलोंग द एक्सिस रेडियली आउटवर्ड। सेम केस यहाँ पर भी क्या होगी, अलोंग द एक्सिस रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ निकाला है। अब यहाँ पे भी तो सेम ही होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड। अगर ये चार्ज रिंग नेगेटिव होगी तो कैसे होगी, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है एकदम, क्लियर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो जैसे ही आप यहाँ 0 रखोगे तो ई कितना हो जाएगा, 0। मतलब सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई है, 0। कहने का मतलब है अगर इसके सेंटर पे आप कोई चार्ज रख दोगे, क्या वो मूव करेगा, क्या उस पर कोई फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है
और जैसे जैसे आप x को बहुत दूर लेते जाते जाओगे, मतलब व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का क्या मतलब है, बहुत दूर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी ही, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। अब सोचिए क्या ज़बरदस्त चीज़ चल रही है, सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब सेंटर शुरुआत तो सेंटर से हुई है, एक्स तो यहाँ से शुरू हुआ हो, यहीं से लिया है मैंने एक्स, मतलब 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे जैसे जा रहे हैं बढ़ रही है और दूर जा रहे हैं घट रही है, मतलब एक पॉइंट जरूर आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई होगी, मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे सेंटर से आप दूर जा रहे हो बढ़ रही है, बहुत दूर गए तो घट रही है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही होगी। कंसेप्ट तो यही बन रहा है भैया, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी और बाद में घट रही होगी, मतलब कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आया होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी, 0, सॉरी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी, मैक्सिमम। अब उसको हम कैसे निकालते हैं, मैंने 11th क्लास में सिखाया हुआ है डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा, कि भाई कभी भी अगर मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट निकालना हो तो क्या कर दो, उस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी किसके साथ वेरी कर रही है, एक्स के साथ, क्योंकि के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो हम इस क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ये आप इजीली घर पे कर सकते हैं, आप इजीली अपने आप कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको जस्ट रिजल्ट बता देता हूँ। जब भी आप dy/dx निकालोगे और उसको 0 के बराबर डाल दोगे, यही तरीका है, dy/dx निकालोगे और उसको 0 के बराबर डाल दोगे, तो जो x की वैल्यू है वो आएगी ±r/√2। प्लस माइनस मतलब एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, सेम सिनेरियो बन रहा होगा। सो मतलब r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू r/√2 यहाँ पर डाल दो, आंसर आ जाएगा, वो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर। और जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का, लेट्स से दिस इज x बराबर r/√2 एंड दिस इज x बराबर -r/√2, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग मैक्सिमम देन डिक्रीजिंग, ये थोड़ा सही से बनाइएगा, नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव साइड में चले जाइए, इंक्रीजिंग मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग, इस तरीके का ग्राफ प्लॉट। क्लियर, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट करिए। चलिए, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन, और चार्ज रिंग की वजह से। मैंने बहुत ही अच्छी अप्रोच आपको बताई, इससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा, PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन प्रॉब्लम्स को भी आप टैकल कीजिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, हेडिंग डालिए, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड आपको मिलेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनको दिखाते कैसे हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनको दिखाते कैसे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, अगर कहीं लिखा हो स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मतलब है कि स्पेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। मतलब कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, या फिर इस तरीके का सिंबल हो, पाते ही इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, मतलब स्पेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग हो और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो। क्लियर है एकदम। चलिए, हमें नॉन यूनिफॉर्म की बात अभी फ़िलहाल नहीं करनी है, बात करेंगे, लेकिन इस पर भी कॉन्सेप्ट क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ ऑफ अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, और आपको मालूम है रुके हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाती है, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उस फोर्स का, F बराबर Q इंटू ई। मान लो मेरे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, उसका चार्ज कितना है, लेट से स्मॉल q, और मास कितना है उसका m। मैंने उसको यहाँ रख दिया, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगी, इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा, इनिशियली ये रेस्ट में था, इनिशियली ये रेस्ट में था। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इनिशियली ये किस में था, रेस्ट में, तो u क्या ले लिया मैंने, 0। एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है q, मास कितना है m, उसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया तो वो इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा। क्यों मूव करने लग जाएगा भैया, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी F। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, q इंटू ए। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स को हम किसी भी इंस्टेंट पर क्या ले सकते हैं, फोर्स को हम न्यूटन्स लॉ, फोर्स को हम किसी भी इंस्टेंट पर क्या ले सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, q e बाय m, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ध्यान सुनिए, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हाई कांस्टेंट, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, मास कांस्टेंट है ही। अब मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए मैंने बोला जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग होगा, सब कंसेप्ट अलग अलग होंगे। फिलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि q बाय m तो कांस्टेंट ही है, q बाय m तो कांस्टेंट ही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन्स वी कैन यूज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। क्योंकि आपको मालूम है 11th क्लास में पढ़ा रखा है, दीज 3 इक्वेशन ओनली एंड ओनली यूज्ड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर है? अब इसका पाथ क्या होगा भाई, इसका पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा इसका, स्ट्रेट लाइन। साफ साफ दिख रहा है, फोर्स ऐसे लग रही, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐसे लग रही तो वैसे मूव करता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है सेम, मैं इस चार्ज को अभी तो फिलहाल मैंने इसको रिलीज किया ऐसे, u0 ले लिया, मैं इस चार्ज को रिलीज ना करने की बजाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फेंक रहा हूँ विद वेलोसिटी। अब सोचिए परपेंडिकुलर फेंक रहा हूँ तो पाथ कैसा होगा, दिमाग लगाइए, पाथ कैसा होगा। बहुत ही ईजी है। अब 11th क्लास में मैंने कंसेप्ट आपको सिखा रखा है, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब भी फोर्स कांस्टेंट हो तो पार्टिकल के सिर्फ 2 ही पाथ होते हैं। जस्ट लाइक हम इसको विजुलाइज करते हैं। अब ये तो पता ही है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट, इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है mg विच इज़ कांस्टेंट। अगर मान लो मैं इसको ऐसे रिलीज कर दूँ तो इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन मान लो मैं इसको किसी एंगल पर ऐसे फेंकूँ, किसी भी एंगल, पर्टिकुलर एंगल पर ऐसे फेंकूँ तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो जब भी पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लगे, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, जब भी पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लगे तो जो पाथ होगा वो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कब स्ट्रेट लाइन कब पैराबोला, इसको ध्यान रखिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहीं की बात करते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो तो डाउनवर्ड ही है। अब अगर मान लो मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड a, 0। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे फेंका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन v एंड a, 180 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो कोई भी आर्बिट्ररी एंगल पे फेंकूंगा तो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या बन गया, जब भी पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी, जब भी पार्टिकल पे एक कांस्टेंट फोर्स लगेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके 2 ही ट्रेजेक्टरी हो सकती हैं, या तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा या फिर पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में जाएगा।
अब इफ़ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट भी कीजिएगा। इफ़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 और 180 डिग्री देन द पाथ इज स्ट्रेट लाइन एंड फॉर एनी अदर एंगल पाथ इज पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। तो फिलहाल इसमें पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। इसमें पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। क्लियर है? अब इसमें और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं। अब पैराबोलिक में 3 चीज़ हो सकती हैं, या तो पाथ ऐसा हो गई ऐसे, या फिर लेट्स से 1 ऐसे चला गया, 2 या फिर ऐसे चला गया 3। तो आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेजेक्टरी इसमें फॉलो होगी, 1, 2 या 3? मोस्ट ऑफ द आंसर जो आता है वो आता है सर 1, पैराबोलिक। गलत है ये, गलत है। उसको फील करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लो आप छत पे खड़े हो, एक टावर पे खड़े हो और आपने बॉल को ऐसे फेंका। देखो सिचुएशन सेम बना दी मैंने, फोर्स ऐसे लग रही है और बॉल ऐसे फेंकी, पार्टिकल ऐसे फेंका, 90 डिग्री एंगल है, फोर्स ऐसे लग रही है, पार्टिकल को ऐसे फेंका। तो ये बॉल कैसे जाती है? ये बॉल कैसे जाती है? इस तरह से। ऐसा तो है नहीं बॉल ऐसे जाके ऐसे जाएगी। ऐसा कभी देखा है कि आपने बॉल ऐसे फेंकी दूसरे फ्लोर, आपने तीसरे फ्लोर से बॉल ऐसे फेंकी, दूसरे फ्लोर पे कोई खड़ा हुआ है और वो दूसरे फ्लोर पे उसको मिल गई? ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा कभी देखा आपने? दैट मीन्स कंसेप्ट और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव अ स्टेट। कौन सी स्टेट? It always try to align in the direction of acceleration. Always. ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। The velocity vector always try to align itself in the direction of acceleration. हमेशा हमेशा वेलोसिटी की टेंडेंसी रहती है। तो जो पाथ होगा वो किस तरह से होगा? इस तरह से। थर्ड, जब पार्टिकल जाएगा और आपने उसको ऐसे फेंका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका तो वो कुछ इस तरह से मूव करेगा, लाइक दिस, पैराबोलिक। पैराबोलिक का क्लियर है? इन कंसेप्ट को उतारिए, जो मैंने कंसेप्ट बोले उनको नोट करिए। चलिए, सो कुछ अप्रोच मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, कैसे होगा। लेट्स से यही एक प्रॉब्लम है, क्लियर? फोर्स निकाली, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मान लो कोई आपसे पूछ ले, बताओ आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत ईजी है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यू कितना है? 0। a कितना निकाला आपने? q e बाय m, और t की जगह t। आ गया आंसर, वेलोसिटी। कोई पूछेगा बताओ आफ्टर t टाइम वो कितना पाथ कवर कर लेगा? तो अगेन सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट मीन्स 0 प्लस हाफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। बहुत इजी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी इस तरीके की। चार्ज गिवन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन हुआ, मास गिवन हुआ, वो टाइम दे देगा आपसे, ये सब प्रॉब्लम पूछ सकता है वो आपसे, बहुत ही ईजी। क्लियर एकदम। और प्रॉब्लम्स देखते हैं, और तरह की प्रॉब्लम हम देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है, डायमेंशंस वो दे देगा, लेट्स से दिस इज L इज द लेंथ ऑफ द प्लेट एंड दिस इज D। इस तरह से समझिए, प्लेट मतलब इस तरह से सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्लियर? दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्लियर? एंड L is the length, let's say square plate, क्लियर? तो मान लो इस पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, इस पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। चलिए, और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है लेट्स से E, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म।
क्लियर। अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, मास है M, उसको मैंने रिलीज किया। अब आपसे पूछ लेगा बताओ जब वो यहाँ इस प्लेट पर टकराएगा, क्योंकि चार्ज तो ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल ऑलवेज मूव along the direction of electric field, positive charge always move along the direction of electric field। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन लिखिए कि बताओ जब वो इस प्लेट से टकराएगा, एंड नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब वो इस प्लेट से टकराएगा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज व्हेन इट हिट्स द लोअर प्लेट। अब कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी है। और आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि यू आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो नीचे मूव कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है ये देखना है। नीचे मूव कर रहा है तो फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटी हम ले नहीं सकते, तो कौन सी फोर्स लग रही होगी उस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज F बराबर Q इंटू ई, दैट मीन्स F बराबर Q इंटू ई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया QE बाय M, एंड विच इज कॉन्स्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। क्लियर। अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा, D, कितना टाइम लगेगा उसको ये निकाल लेते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², दैट मीन्स S की जगह D 0 प्लस हाफ, A की जगह QE बाय M इंटू T²। तो T² कितना आ गया बेसिकली 2DM बाय QE, दैट मीन्स T कितना आ गया अंडर रूट 2DM बाय QE। ये आ गया टाइम, अगर वो टाइम पूछ रहे तो ये भी आ गया। अब वो वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लो या फिर थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लो। हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, v² माइनस u² बराबर 2as, v² माइनस 0² बराबर 2, a की जगह QE बाय m और s की जगह कितना आएगा d, तो v कितना आ गया अंडर रूट 2 QED बाय m। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कंसेप्ट वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज QE बाय m, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट, यू कैन इजीली यूज दीज इक्वेशंस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे इसमें। वो दो प्लेट दे देगा, चार्ज को ऐसे फेंकेगा, कभी चार्ज को बीच में से फेंकेगा, अगर चार्ज को यहाँ से फेंकेगा तो पाथ कैसा होगा पैराबोलिक। वो भी प्रॉब्लम्स हम करते हैं, देखिए इसको नोट करिए जरा, इसको नोट करिए। दूसरी प्रॉब्लम हम करेंगे कि भाई अब मैंने चार्ज को, अब जो है मैंने चार्ज को कैसे फेंकना चाहा, मिड में से फेंक रहा हूँ, इस तरह से मिड में से फेंक रहा हूँ, वही चार्ज का मास m और चार्ज q और u वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूँ। तो पाथ कैसा होगा, पहली बात तो चार्ज का पाथ कैसा होगा पैराबोलिक, और ये प्लेट को कहीं ना कहीं टकराएगा भी। अब मान लो वो क्वेश्चन पूछ ले फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। क्वेश्चन सुनिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, एकदम दिमाग में आ गया। फाइंड द मिनिमम। अब यहाँ पर कंसेप्ट किसका लगेगा, पहले तो ये समझिए यहाँ पर कंसेप्ट किसका लगेगा, यहाँ पे कंसेप्ट किसका लगेगा, 11th क्लास में जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पर रखा है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू दिस पार्टिकल सच दैट इट विल नॉट हिट द प्लेट, प्लेट को हिट नहीं करना चाहिए। अब देखो सिचुएशन कैसे बनेगी, मान लो आपने कुछ रफ्तार फेंकी तो हो सकता है सिचुएशन ऐसे बन जाए, नहीं करानी, हिट करेंगे। और तेज फेंकी तो हो सकता है सिचुएशन ऐसे बन जाए, नहीं करानी, हिट कर गया। और तेज फेंका तो हो सकता है सिचुएशन ऐसे बन जाए, ये भी नहीं चाहिए, हिट कर गया, एक्सट्रीम एंड पे हिट कर गया। इससे थोड़ी सी और तेज फेंको तो सिचुएशन कैसे बनेगी, थोड़ी सी तेज और फेंकी, आउट। तो यही मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दी, बेसिकली जस्ट इससे जस्ट बाहर निकालना है, जस्ट बाहर। चलो ठीक है भाई, कंसेप्ट लगा लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे। अगेन वी विल नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई मेरे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन की।
लेट से मैंने इसको u रफ्तार से फेंका जो कि मुझे निकालना था, और ये डिस्टेंस कितना है भाई, d/2। इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, q × E। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, QE/m। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर एकदम। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस कितना है, L। तो बेसिकली L क्या हो गया, रेंज। क्लियर। अब कंसेप्ट क्या निकल रहा है कि भाई जो रेंज है हमें वो वेलोसिटी से इसको फेंकना है कि जो इसकी रेंज है वो L से थोड़ी सी ज़्यादा हो, तभी तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि L इज फिक्स। इसकी रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की, क्योंकि रेंज किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल रफ्तार पर। जैसे जैसे आप रफ्तार बढ़ाओगे रेंज बढ़ती जाएगी, तो जो रेंज है वो L से थोड़ी ज़्यादा हो। अब ये रेंज कैसे निकलेगी भाई, रेंज तो हमें निकालनी आती है, हमें निकालनी आती है रेंज। कैसे निकालेंगे रेंज, कैसे बताया था प्रोजेक्टाइल में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करो। अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक लगेगा, उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। टाइम के लिए हम वाई एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, y बराबर u/t प्लस हाफ a/t²। y कितना है, y एक्सिस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d/2। u/y कितना है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस a/y कितना है, a/y कितना है, ये a/y तो है, a/y कितना है, QE/m और t² की जगह t²। तो बेसिकली t कितना निकल के आ गया, 2 से 2 कैंसिल, t कितना निकल के आ गया, टाइम कितना निकल के आ गया यहाँ से, √dm/QE। ये आपने टाइम निकाल दिया। क्लियर। रेंज निकालने के लिए किसके लॉन्ग कैलकुलेशन की जाती है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। दैट मीन्स x बराबर uxt प्लस हाफ ax/t²। ax कितना है, 0। एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स लगी नहीं रही है, तो ux कितना है, u, और t कितना है अपना, dm/Q × E। ये आपने निकाल दी रेंज। अब कुछ नहीं करना, दिस रेंज इज ग्रेटर देन L, दैट मीन्स u/dm/QE शुड बी ग्रेटर देन L, और यहाँ से आपका क्या आ गया, u। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको दिख जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आपको इस तरीके की दिख जाएंगी। क्लियर एकदम। प्रैक्टिस करिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, पहले और प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद और नए नए कंसेप्ट सीखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एप्लीकेशंस देखने वाले हैं और अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम इसके देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर दिस।